फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अपने लेक्चर सीरीज के 4th पार्ट में मैं आज डिस्कस कर रहा हूं पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है, एक तो पोजीशन, दूसरा पावर्स। तो पोजीशन पावर में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जब पोजीशन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के स्टेटस की बात करते हैं। हमारे यहाँ दो एंटिटीज हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो सरकार चलाता है। दूसरा है प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द कंट्री है, हेड ऑफ द नेशन है। जैसे किसी घर में एक मुखिया होता है, बुजुर्ग आदमी होता है, वो करता तो कुछ भले ना हो, लेकिन वो घर का मुखिया होता है और घर का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनल पर्सन होता है, जो काम देख रेख करता, घर का जो एक्टिव मेंबर होता है, कभी कभी उससे कंसल्टेशन ले लेता है। तो राष्ट्रपति की पोजीशन वही है, हमारे पूरे कंट्री का वो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यही स्पेशलिटी होती है कि दो तरह के पावर्स होते हैं, दो तरह के पर्सन्स होते हैं, लीगल पर्सन्स। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसे हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, और दूसरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो अमेरिका में आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ द स्टेट भी है, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। राष्ट्र का प्रमुख भी वही है, सरकार का प्रमुख भी वही है। इसके कंट्ररी इंडिया और इंग्लैंड में दो पावर्स हैं, दो पावर फोकस हैं। एक तो इंग्लैंड में किंग है और दूसरी पार्लियामेंट है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सरकार चलाते हैं। ठीक वही पोजीशन जो इंग्लैंड में है वही इंडिया में है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच की है, क्योंकि ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश का क्राउन एकदम पावरलेस है। समझिए वो बिना दांत का शेर है, वो काट नहीं सकता, गद्दी पर बैठा रहता है, टुकुर टुकुर ताकता रहता है। उसके सामने जो मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर जो रख देता है उस साइन करना ही पड़ता है। उसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। मगर इंडियन प्रेसिडेंट के पास, हमने बताया था आपको कि दो पावर हैं। अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको अदरवाइज कंफ्यूज करेंगे आप। तो जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है, तो दो कॉन्सेप्ट्स में हमें जाना पड़ता है, दो बातें में ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो ये कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा, एक रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, जो पब्लिकली इलेक्टेड पर्सन होता है, क्योंकि पार्लियामेंट को पब्लिक इलेक्ट करती है। और प्राइम मिनिस्टर का उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ पार्लियामेंटेरियन होना जरूरी होता है। कोई भी मेंबर, कोई भी पर्सन जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वो इनिशियली इमरजेंसी के केसेस में 6 महीने तक मैक्सिमम वो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर रह सकता है। 6 महीने के बाद उसे चुनाव करा करके अल्टीमेटली पार्लियामेंट का मेंबर होना पड़ता है। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, केवल हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा, रियल फंक्शन प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होती। और वही अकाउंटेबिलिटी होता है पब्लिक के लिए, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव में तो उसी को जाना है, राष्ट्रपति को तो जाना नहीं है। राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, उसका टेन्योर 5 साल तक पक्का होता है। अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर चाहें, इलेक्टेड मेंबर चाहें, तो उसे पुनः 5 साल के लिए चुन सकते हैं और उसे बीच में उसे हटाया नहीं जा सकता, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में उसका इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में न हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स को कभी हटाया जा सकता है, अगर उसका विश्वास खत्म हो जाए, पार्लियामेंट में उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट में उसकी मेजॉरिटी बनी है या नहीं बनी है। जबकि प्रेसिडेंट का इससे कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट का पब्लिक इलेक्शन से सीधे कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए प्रेसिडेंट पावरलेस होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। वही क्रिटिसिज्म भी फेस करता है, वही गाली भी खाता है। आप देखेंगे कि जितने डिबेट्स पार्लियामेंट में होते हैं, अगर राष्ट्रपति कोई अपना स्पीच भी पढ़ता है और स्पीच पढ़ने के बाद जो स्पीच देता है वो स्पीच सरकार लिखता है, तो सारे डिस्कशन में राष्ट्रपति कहीं नहीं आता है। और राष्ट्रपति केवल सरकार का नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अपोजिशन का भी होता है। तो वो सबका राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार केवल उन्हीं लोगों को होती है जिन्हें पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। ये दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे, इसकी पोजीशन आपको समझ में ज्यादा आएगी। और जब हम प्रेसिडेंट की पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ प्रोविजंस आपको याद करने पड़ेंगे। एक तो आर्टिकल 53, दूसरा आर्टिकल 74, 75, 77। ये चार ऐसे प्रोविजंस हैं, जब आप दिमाग में रखेंगे तभी प्रेसिडेंट की पोजीशन आपको समझ में आएगी। तो अब हम आर्टिकल 53 में क्या है? आर्टिकल 53 में 3 क्लासेज हैं। पहला क्लास राष्ट्रपति, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि बिना राष्ट्रपति के भारत हो ही नहीं सकता। तो जब बिना राष्ट्रपति के भारत नहीं हो सकता, तो राष्ट्रपति क्या हो गया? राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो राष्ट्रपति को होना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि वर्ड शैल यूज किया गया है। और इसी तरीके से आर्टिकल 73, 74 जब आप पढ़ेंगे, देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर भी रहेगा और प्रेसिडेंट भी रहेगा। यही कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटी है, एक चीज। तो आर्टिकल 53 ये तो अब न तो आप प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं, न प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 52 में देयर शैल बी प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 में देयर शैल बी प्राइम मिनिस्टर। तो जब ये दोनों प्रोविजन दोनों को अटूट बना देते हैं, दोनों को इंडिस्पेंसेबल बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट हो जाते हैं, तब क्वेश्चन ये होता है कि कौन सुप्रीम है? सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर होगा या सुप्रीम प्रेसिडेंट होगा? इसको समझने के लिए जब हम पहला प्रोविजन देखते हैं आर्टिकल 53, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट होगा। अब जब आगे हम आते हैं आर्टिकल 53 में, तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि सारी पावर का एक्सरसाइज जो कॉन्स्टिट्यूशनल में, जो लॉ में जो पावर दी गई है, एग्जीक्यूटिव की पावर दी गई है, वो प्रेसिडेंट ही एक्सरसाइज करेगा। आर्टिकल 53 और 53(1), 53(2) में आप देखेंगे कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। और 53(2) में लिखा गया, साफ साफ लिखा गया है कि यहां तक कि वो आर्मी का कमांडर इन चीफ भी होता है। तो अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो सब कुछ उसके हाथ में है। वो राष्ट्रपति हो गया, एग्जीक्यूटिव हेड हो गया, सिविल सर्वेंट्स का हेड हो गया। पार्लियामेंट में कोई बिल पास होगा बिना उसके सिग्नेचर के पास नहीं हो सकता। तो क्या शो करता है? ये शो करता है कि प्रेसिडेंट की पावर सुप्रीम है। तो एक प्रोविजन आर्टिकल 53 1 और 2 से क्लियर होती है। लेकिन आर्टिकल 53 में जब हम देखेंगे तो वहां उसकी पावर ये शो हो जाता है, ये दिखाई पड़ जाता है राष्ट्रपति की पावर केवल दिखावटी है। क्योंकि आर्टिकल 53 क्लास 3 में कहा गया है कि पार्लियामेंट कोई भी पावर राष्ट्रपति से लेकर के किसी अन्य अथॉरिटी को दे सकती है। तो जब पार्लियामेंट दे सकती है, इसका मतलब पार्लियामेंट राष्ट्रपति की पावर को कम भी सकती है, और राष्ट्रपति अपनी पावर का यूज तभी करेगा जब तक वो लीगल हो। कॉन्स्टिट्यूशनल तो होना ही चाहिए, जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसके बाहर राष्ट्रपति नहीं आ सकता। इसके अलावा पार्लियामेंट भी लॉ बना करके प्रेसिडेंट की पावर को रेगुलेट कर सकती है और उसकी पावर को किसी को दे सकती है, किसी में वेस्ट कर सकती है। अभी हम बेयर एक्ट पढ़ देंगे, पहले समझ लीजिए आप लेकर के, तो समझ में ज्यादा आएगा।
एक तो पहली पोजीशन है कि प्रेसिडेंट की पावर पर पार्लियामेंट चेक कर सकती है, और प्रेसिडेंट जो भी पावर यूज करेगा 53 में वो अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू ही करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद नहीं करेगा बल्कि सबऑर्डिनेट के थ्रू करेगा, जिन सबऑर्डिनेट्स को जगह जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। कहीं पर एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होगा, कहीं पर डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, कहीं पर गवर्नर होगा, ये सारे उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे, तो अपनी पावर का यूज वो खुद नहीं करेगा। एक चीज तो दूसरी चीज ये है, तो ये आर्टिकल 53 का प्रोविजन भले आर्टिकल 53(1), 53(2) प्रेसिडेंट को पावर देते हैं, मगर प्रेसिडेंट अपने पावर का यूज केवल अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू करेगा। और 53 क्लास 3 में दो क्लासेस हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की पावर पर पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है, उसकी पावर को लेकर के किसी को दे सकती है, और राष्ट्रपति जो पावर उसे दी गई है लॉ के द्वारा, उसके अलावा कोई पावर यूज नहीं कर सकता। तो यहां पर राष्ट्रपति को चेक हो गया आर्टिकल 53 में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो राष्ट्रपति पर आप देखेंगे कि चेक इंपोज करता है, वो है राष्ट्रपति का इलेक्शन। राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, पब्लिक के सामने वो नहीं जाता, जनरल इलेक्शन नहीं होता उसके बारे में, उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। और पार्लियामेंट के दोनों सदन, दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, ध्यान रखिएगा केवल इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 मेंबर इलेक्ट कर सकता है और लोकसभा में 2 मेंबर इलेक्ट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में और 12 मेंबर्स जो साइंस, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर के जानकार हो। तो ये जो मेंबर्स राष्ट्रपति जिनको नॉमिनेट करता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति के नौकर हो गए, राष्ट्रपति के नॉमिनी हो गए। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसका प्रोविजन दिया गया है, आपके सिलेबस में नहीं है, आर्टिकल 55 से लेकर 60 तक में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन क्योंकि इनडायरेक्ट होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन क्योंकि पार्लियामेंट करती है और विधानसभा मेंबर करते हैं, इसलिए जब राष्ट्रपति को पब्लिक सीधे नहीं चुनती तो राष्ट्रपति का क्लेम प्राइम मिनिस्टर की तुलना में कम होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सीधे पब्लिक चुनती है और पब्लिक के लिए वो अकाउंटेबल भी होता है, क्योंकि 5 साल के बाद चुनाव में उसे ही बताना पड़ता है कि हमने क्या काम किया, क्या नहीं किया। इसके अलावा आर्टिकल 75 क्लास 3 में अभी आगे देखेंगे कि लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जब जो आदमी, जो इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास राइट होगा। तो राष्ट्रपति क्योंकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ही पार्लियामेंट के, मतलब पब्लिक के थ्रू काम करती है, इसलिए राष्ट्रपति का क्लेम कमजोर हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी डायरेक्ट होता, इलेक्टेड, तो क्या होता, तब कंफ्लिक्ट होता। राष्ट्रपति कहता मैं पब्लिक आदमी हूं, पीएम कहता तो मैं पब्लिक आदमी हूं, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ एक क्लैश होता। इसलिए प्रेसिडेंट की पावर को कमजोर करने के लिए उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट कर दिया गया। यह दूसरा प्रोविजन है। तीसरा आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन हो जाता है तो राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का ओथ लेता है। जो ओथ लेता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोटेक्शन का ओथ लेता है, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। अब ये क्या है, संविधान क्या है? संविधान कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में सारी पावर होंगी, या जिसे पार्लियामेंट लॉ बना करके पावर देगी उसके हाथ में सारी पावर होंगी, और प्रेसिडेंट का केवल नाम होगा, प्रेसिडेंट एक्चुअल में एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो ओथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मींस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रोटेक्शन का जो लायबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रेसिडेंट की होती है। इसके 2 अर्थ हैं। इसका पहला अर्थ यह है,
हम जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कोई भी करेगा, चाहे पार्लियामेंट्री क्यों न करे, चाहे मिनिस्टरशिप क्यों न करे, हम सामने खड़े होंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को रोकेंगे। एक अर्थ यह हुआ जो प्रेसिडेंट के पावर को अगर इंटरप्रेट करिए एब्सोल्यूट बनाता है, जैसा अमेरिका में है। मगर क्योंकि इलेक्शन इनडायरेक्ट है, सारी पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, इसलिए राष्ट्रपति को ऐसी पावर एक्सरसाइज करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अकेजन नहीं मिलता। केवल रेयर अकेजन को छोड़ करके जब भी डिस्कस करेंगे चल करके हम आगे। तो ये प्रेसिडेंट ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। अगर करेगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति के ऊपर एक तलवार लटकती रहती है इंपीचमेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट को इंपीच करने का राइट दिया गया है दोनों सदनों को, दोनों हाउसेस को, राज्यसभा लोकसभा के दोनों ज्वाइंट हाउसेस को, कि अगर राष्ट्रपति उनके समझ से कुछ कंडीशंस दी गई हैं आर्टिकल 61 में, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उसका इंपीचमेंट किया जा सकता है, उसे इंपीच करके हटाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट के ऊपर ये काफी फियर होता है, काफी बड़ा दबाव होता है कि अगर वो करेगा तो उसे हटने के लिए पब्लिक सामने नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट के सामने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उसे वही पार्लियामेंट हटा सकती है जिस पार्लियामेंट ने उसे इलेक्ट किया है। तो जब इलेक्ट करने वाली बॉडी भी वही है, हटाने वाली बॉडी भी वही है, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के भी नीचे हो गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी नीचे हो गया, जहां राष्ट्रपति की पावर कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसे हटाने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में दिया गया है, जिसका यूज अभी तक नहीं किया गया है। ये बहुत फॉर्चुनेट पार्ट है, किया भी नहीं जा सकता। जब प्रेसिडेंट की पावर हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे, ऐसे ढंग से बनाया गया कि प्रेसिडेंट को इंपीच कभी किया नहीं जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिकोरेशन है, एक तरीके से दे दिया गया है, डिकोरेटरी पावर दे दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उसको एक फियर दिया गया है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे आपको हटाया जा सकता है। वो अलग बात है कि आज तक कभी हटाया नहीं गया है। अब ये 3 प्रोविजन हमने देखा। अब इन 3 प्रोविजन के बेसिस पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति की रियल पावर है कि नहीं है। क्या प्रेसिडेंट तानाशाह हो सकता है, क्या डिक्टेटर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्योंकि इंडिया में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और दोनों प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट अलग अलग होते हैं, और गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसकी मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए अकाउंटेबल भी होते हैं, पब्लिक उससे अकाउंटेबल होते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट अपनी पावर का रियल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जनता के सामने वो कभी जा नहीं सकता। तो हटाने की पावर भी प्रेसिडेंट को हटाने की पावर भी पार्लियामेंट के पास है, और उसको इलेक्ट करने की पावर के पास है, इसलिए पार्लियामेंट के पास है। इसलिए राष्ट्रपति कभी डिक्टेटर नहीं हो सकता, राष्ट्रपति कभी सुप्रीम नहीं बन सकता। ये जो पावर दी गई है ये कलम की पावर है, पेन की पावर है। ही इज ए गोल्डन जीरो, और वो इसलिए पावरफुल है पेपर पर क्योंकि वो पावरलेस है। अगर अपने पावर को यूज करता है तो उसको गद्दी से उतार दिया जाता है, उतार दिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो प्रोविजन दिया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमजोर है, पहला पॉइंट जो बता रहा हूं, उसको आर्टिकल 75(1) और 75(3) से समझिएगा। आर्टिकल 75(1) में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, और आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ही उत्तरदायी होगी, अकाउंटेबल होगी कलेक्टिवली लोकसभा को। तो जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट आ गया आर्टिकल 75(3) में, तो 75(1) को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर दे प्राइम मिनिस्टर। मगर रियल में क्या ऐसा होता है? रियल में जो कन्वेंशन हमारे यहाँ चूंकि हमने ब्रिटेन से लिया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से लिया है, इसलिए राष्ट्रपति उसी को अपॉइंट कर सकता है, उसी को अपॉइंट करेगा जिसके पास संसद में बहुमत हो, मेजॉरिटी हो। क्योंकि सरकार चलाना है, सरकार वही चला सकता है प्रैक्टिकली जिसके पास मेजॉरिटी हो। और अगर राष्ट्रपति ऐसे आदमी को अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर
जो सरकार चला ही नहीं पाएगा, कि उसके पास लोकसभा का बहुमत नहीं है, तो ऐसा करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोटेक्शन की भी उत्तरदायित्व है। ये पहला पॉइंट मैंने भी डिस्कस किया आपको। दूसरा, जब आप एग्जीक्यूटिव पावर में देखेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर में जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 74(1) में जो राष्ट्रपति अपनी पावर का यूज करेगा, 74(1) में साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एड एंड एडवाइस, मतलब उसे दोनों का मतलब एक ही होगा। एड एंड एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। इसका ऐसा लगता है एड एंड एडवाइस, तो एड एंड एडवाइस से ये प्रतीत होता है, आपको ये लगता है केवल परामर्श देता है, एडवाइस करता है, लेकिन ये एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होती है। आर्टिकल 74 में प्रोविजन जो पहले तो डाउट था, हालांकि कन्वेंशन पार्लियामेंट का यही है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस माननी पड़ेगी। आर्टिकल 74(1) में ही लिखा गया है, और इसको और क्लियर कर दिया गया है 40 ये जो सेकंड अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट में, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई डिसएग्रीमेंट है एडवाइस से, तो उसको रिव्यू करने के लिए भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। लेकिन अगर रिव्यू करने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे दोबारा एडवाइस करती है, तो उसे मानना पड़ेगा। इससे क्लियर हो जाता है कि प्रेसिडेंट को फ्रीडम नहीं है किसी भी एडवाइस को रिजेक्ट करने के लिए, केवल रिव्यू करने के लिए भेज सकता है। और इसके अलावा देखेंगे आर्टिकल 74(2) में जब आप देखेंगे, तो आर्टिकल 74 क्लास 2 ये कह रहा है कि जो एडवाइस मिनिस्टर्स देते हैं प्रेसिडेंट को, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जो एडवाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के बीच की बात होती है, और उसे कोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते, ताकि सैक्रोसैंक्टिटी मेंटेन्ड है और इस पर लेकर कोई बखेड़ा न खड़ा हो। तो इससे आप ये क्लियर करने की कोशिश करिए कि प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई है वो ऑर्नामेंटल पावर है, डेकोरेशन पावर है, क्योंकि आर्टिकल 74(1), 2 और प्रोविजो से क्लियर हो जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली उत्तरदायी है, उसी के पास राइट भी है, और उसकी जो एडवाइस होती है उसे प्रेसिडेंट मानने के लिए बाउंड है। इंडिया में क्योंकि हमने जी सिस्टम को फॉलो किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, ब्रिटेन में तो कहा जाता है, लॉर्ड बेकन वहां का एक अथर था, बाद में प्राइम मिनिस्टर भी हुआ, वो लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बिना राजा मर भी नहीं सकता, गद्दी छोड़ भी नहीं सकता। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप लागू करें कि पार्शली अप्लाई करता, हमने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट की पावर अमेरिकन राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बीच की है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन को जहां गद्दी छोड़ने की पावर नहीं है, बिना मंत्रिपरिषद परिषद से पूछे, वहां राष्ट्रपति को रिजाइन करने की पावर है, छोड़ सकता गद्दी को, सर्टेन प्रोविजन दिया गया उसका कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये उसकी पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहां पे लेकर के। दूसरा अंतर यह है कि ब्रिटेन का जो क्राउन है वो हेरिडिटरी है, उत्तराधिकार में गद्दी मिलती है उसको, जबकि भारत के राष्ट्रपति को गद्दी उत्तराधिकार में नहीं मिलती, बल्कि टाइम बाउंड इलेक्शंस होते हैं। और तीसरा अंतर आप कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन में कि जो पोस्ट होती है कि लाइफ होती है, परमानेंट होती है, जबकि इंडियन प्रेसिडेंट की पोस्ट केवल 5 साल तक के लिए होती है, जब तक उसे फर्दर 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट न किया जाए। 5 साल के पहले केवल उसे इंपीचमेंट करके हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 में, जो आज तक किसी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया। इस तरीके से राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है तब अलग राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इसके अलावा कोर्ट का ओपिनियन क्या है? जुडिशियल ओपिनियन भी इसी व्यू को सपोर्ट करता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट को अपनी नहीं चलानी चाहिए, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस से बाउंड होना चाहिए, क्योंकि वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ लॉ। इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं, बल्कि 5 जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने देखा है। एक तो यह है कि राम जवाया कपूर वर्सेस
स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1955 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, इसलिए इंडिया में प्रेसिडेंट की वही पोजीशन है जो वहां के क्राउन की है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को मना नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरा केस आया था UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी, 1977 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वही अपने व्यू को रिपीट किया है, जिसमें उसने कहा है कि डिस्पाइट ऑल दी फॉर्मल प्रोविजंस, औपचारिक प्रावधान जितने भी दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन रियलिटी यही है कि जो कन्वेंशन है, जो परंपरा है कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को मानना पड़ेगा। ठीक यही चीज रिपीट की गई है माखन सिंह वर्सेस शमशेर सिंह। माखन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, शमशेर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1964 और तीन केसेस हैं। इसमें भी इसी चीज को रिपीट किया गया है और कहा गया कि जो सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट का पर्सनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिस्फैक्शन है। संविधान में जो संतुष्टि दी गई है, अपना विम, अपना डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकता। वो कॉन्स्टिट्यूशन से चूंकि इलेक्ट होकर आया है, उसका स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही वो गवर्न भी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में प्रोविजन दिया गया है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस माननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। ऐसे ही जजमेंट आप कोर्ट कर सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीपति रंजन, ये 1975 का इमरजेंसी का केस है। इसमें भी यही कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति के सामने कोई भी, मान लीजिए कोई मैटर आया, तो राष्ट्रपति उस मैटर को खुद नहीं निपटाएगा, बल्कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं या तो अपनी कैबिनेट के सामने रखे कि भाई ये मैटर आया है, या जैसे डेथ सेंटेंस का केस है, अभी पावर में बताएंगे आपको लेकर के, तो वो रखेगा होम मिनिस्ट्री के पास कि भाई आया है, हमें एडवाइस करिए कि हम क्या करें। तो जितने डेथ सेंटेंस के केसेस हैं उसमें भी राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से ही बाउंड होता है, कोई भी मैटर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट केस और लेटेस्ट जो केस है वो मनोज कुमार नुरुला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये 2014 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री इलेक्ट कर दिया जो क्रिमिनल था, हिस्ट्री शीटर था पब्लिकली, लेकिन उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज स्टेब्लिश नहीं हो पाया था। तो पिटीशन फाइल किया गया कि ऐसे बदनाम आदमी को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ना करे एज ए मिनिस्टर, और इसमें प्रेसिडेंट को इंटरफियर करें। प्रेसिडेंट ने एडवाइस ली, अपनी पिटीशन फाइल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे क्रिमिनल हो चाहे नॉन क्रिमिनल हो, आदमी चाहे जैसा हो, यह डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर्स का ही है कि किसको मंत्री बनाए या ना बनाए। और अगर एडवाइस जो मंत्री के पोस्ट पर सेलेक्ट करने की एडवाइस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आउटर डिक्टा में कहा कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे लोगों को अवॉइड करे जो मिसफेम लोग हैं, जिनकी रिपुटेशन सोसाइटी में खराब है या जिन पर क्रिमिनल एलिगेशंस हैं, भले प्रूव ना हो पाए हो। तो ऐसे में कंक्लूजन यह है कि अपॉइंटमेंट में भी आप आर्टिकल 75(1) में कहा गया है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर्स एंड ही शैल अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और मैंने बताया कैसे अपॉइंट करेगा, जिसको कॉन्फिडेंस हो लोकसभा का। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर जिन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखना चाहता है, उनको वो भेजेगा, रेकमेंड करेगा कि राष्ट्रपति महोदय इनको हमारे मंत्री में रूप में अपॉइंट कर दीजिए। तो ये राष्ट्रपति पर बाइंडिंग है कि देखने में भले लगे कि आर्टिकल 75(1) में कि कुछ लिखा नहीं गया है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर दे, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर प्रेसिडेंट ऐसे आदमी को अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको पार्लियामेंट का
कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। अब दो सवाल है, मैंने बताया आपको कि अगर प्रेसिडेंट एडवाइस न माने तो क्या होगा। तो निष्कर्ष यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू हो जाएगी। इंडिया में ऐसी पोजीशन दो बार आई है। एक बार आई है 1954 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1954 में आई है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और जवाहरलाल नेहरू 1954 में हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, तो राजेंद्र प्रसाद ने साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए, मुसलमानों को भी इंक्लूड करिए, केवल लॉ से हिंदुओं को क्यों बाउंड करते हैं। तो उस बिल को नेहरू को विड्रा करना पड़ा था। अगर विड्रा ना करते तो क्लैश होता, मगर सेंसस प्रिवेल और नेहरू ने विड्रा करके बाद में वही बिल को 3 एक्ट बनाया उन्होंने, तोड़ करके हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो 1955 और 1956 में चारों एक्ट पास किए गए। तो ये पहला इंस्टेंस है जहां क्लैश होने के चांसेस थे, जहां उन्होंने बिल को पार्लियामेंट्री बिल को वापस भेज दिया। अब एडवाइस की बात नहीं कर रहे, हम बिल की बात कर रहे हैं। दूसरा अकेजन आया 1989 में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और पोस्टल बिल था। पोस्टल बिल में यह था कि भारत के किसी भी कोने में सरकार चाहे तो किसी भी चिट्ठी को खोल करके देख सकती है, जा सकती है, चिट्ठी को जाने से रोक सकती है डिलीवर होने से, अगर उसे डाउट हो ये चिट्ठी टेररिज्म से रिलेटेड है तो। क्योंकि आप सोचिए 90s में टेररिज्म का 80 के बाद टेररिज्म इंडिया में प्रिवेल करने लगा, पंजाब का टेररिज्म पीक पर था और टेररिज्म निपटने के लिए एक तरीका यह भी था, मगर ज्ञानी जैल सिंह क्योंकि सरदार जी थे तो कुछ उनके जातगत भावना भी थी, उन्होंने बिल पर साइन करने से मना कर दिया। और अल्टीमेटली पोजीशन यहां तक आई कि जहां जैल सिंह की इंपीचमेंट की बात आ गई, फिर बाद में समझा बुझा करके मैटर को शांत किया गया। तो जो ऐसे मैटर्स हैं जहां पर पार्लियामेंट्री बिल पर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, और ये अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको ज्यादा डिटेल में। अब क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेसिडेंट एडवाइस न माने तो क्या हो। भले ये तो बिल पे साइन करने की बात हुई, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस न माने तो क्या होगा। तो बात वही होगी कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, या तो और दूसरी चीज कि प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वो किसी बिल को रिव्यू करने के लिए भेज सकता है कैबिनेट के पास, और कैबिनेट रिव्यू करके जो अल्टीमेटली ओपिनियन फॉर्म करेगी उस रिव्यूड बिल पर उसे साइन करना पड़ता है। तो 2 बार अभी तक ऐसे एजेंसियों का हिस्ट्री में जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस को रिव्यू करने के लिए प्रेसिडेंट ने भेजा है। एक मैटर आया है 1998 में, जब प्राइम मिनिस्टर थे, नाम देखिए अभी बता दें, नाम नहीं याद आ रहा है। 1998 में जो प्राइम मिनिस्टर थे, अभी स्लिप करा दिमाग से, उन्होंने यूपी में सरकार को बर्खास्त करने का रेकमेंड किया। तो प्रेसिडेंट वेंकट रमन साहब थे, उन्होंने बोला इसको रिव्यू करिए, और रिव्यू कर लिया उसको। आई के गुजराल की बात में कर रहा हूं। रिव्यू कर लिया तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थी वो खत्म हो गई। दूसरा मैटर आया 2001 में, जब अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे और बिहार सरकार को डिसमिस करने की बात आई, तो प्रेसिडेंट ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा इस अपने डिसीजन को रिव्यू करिए। अल्टीमेटली उन्होंने रिव्यू किया और बिहार सरकार बर्खास्त नहीं हो पाई। इन 2 मैटर्स में क्योंकि सरकार झुक गई थी प्रेसिडेंट के सामने, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं होने पाया। अदरवाइज कोई क्राइसिस इंडियन हिस्ट्री में अभी तक नहीं है, न तो बिल को लेकर के मैंने 2 बार बताया आपको, 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद नेहरू के बीच में, और 1989 में जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच में। तो आप देखेंगे जनरली इंडिया में क्योंकि ऐसा ओकेजन कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट केवल तभी होता है जब पार्लियामेंट में मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर्स की न हो। तो उसको भी डिस्कस हम करेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट में।
इसके अलावा आप देखेंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट को जो वीक किया गया है मगर उसे रिस्पेक्टेबल बनाया गया है, उसको ऑनर दिया गया है। जैसे घर को बुजुर्ग को ऑनर देते हैं, कहते हैं आप बैठे रहिए, आप घर की शोभा है, कुछ न करिए, खाली बैठे रहिए। तो राष्ट्रपति भारत की शोभा है, हमने कहा ऑर्नामेंटेशन है, अलंकरण है। कुछ न पावर होते हुए भी उसके पास एक पावर है, राइट टू बी रिस्पेक्टेड, राइट टू बी कम्युनिकेटेड। जैसे घर का आपके बाबा कहें कम से कम भैया बता दो दिया करो हमको। तो ये पावर दी गई है आज की 78 में कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये प्राइम मिनिस्टर की 3 ड्यूटीज होती है। पहला ड्यूटी तो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर होते हैं, ऐसे जो प्रपोजल्स होते हैं, उस प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करे। जो भी डिसीजन लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसे प्रेसिडेंट को प्रायरली इन्फॉर्म करना चाहिए, उसको जरूरी होता है। आर्टिकल 71 क्लास ए में दिया गया है। दूसरा प्रोविजन यह है कि जो प्रपोजल्स हैं, लॉ मेकिंग प्रपोजल्स हैं, उसे भी राष्ट्रपति को सूचित करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए उसको, प्राइम मिनिस्टर को। और तो तीसरा राइट है राष्ट्रपति का, इसका मतलब हुआ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्म ऑफ व्हाट, आप डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द बिल्स, प्रपोज्ड बिल्स, बिल पे साइन तो करने भेजते ही है, जो प्रपोजल बिल का है। और तीसरा है राष्ट्रपति को यह पावर है कि अगर कोई मैटर बिल के लिए रखा गया है तो राष्ट्रपति उसके बारे में खुद भी मांग सकता है, जरा हमको बताइए कि ये बिल कैसे आप ले आए हैं। मान लीजिए किसी ने कंप्लेन कर दिया, साहब इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस है ही नहीं है, इसमें शामिल है ही नहीं है। जैसा 1975 में इंदिरा गांधी टाइम हुआ था, उन्होंने इमरजेंसी केवल अपने हस्ताक्षर से लगा दी थी। तब से प्रोविजन बना दिया गया कि अब जो इमरजेंसी लगेगा उस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिग्नेचर, रिटन सिग्नेचर होगा। तो ये राइट टू बी रिस्पेक्टेड, राइट टू बी कम्युनिकेटेड दिया गया है आर्टिकल 78 में। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि इंडियन प्रेसिडेंट को पेपर पावर्स दी गई है। बिना प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, बिना प्रेसिडेंट के भारत हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है, जो उसकी इंडिस्पेंसिबिलिटी को, उसके जरूरी होने को रिकॉग्नाइज करता है। और दूसरी तरफ यह बताता है कि राष्ट्रपति को अलर्ट रहना चाहिए। आज की 78 से क्लियर होता है कि जरूरत पड़ने पर वो प्राइम मिनिस्टर्स को एडवाइस भी करता रहे, प्राइम मिनिस्टर माने चाहे ना माने। इसलिए जितना अच्छा काउंसिलर होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट में भी गुड एडवाइजर, गुड काउंसिलर, इवैल्यूएशन होता सरकार का, और उसे समय समय पर अलर्ट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, भाई ये चीज गलत है, ये सही है। और जितना विजडम प्रेसिडेंट में होगा, जितना इंटेलेक्चुअल विजडम पर प्रेसिडेंट होगा, उतने ही वो अच्छा रोल प्ले करेगा। तो इंडियन प्रेसिडेंट को पावर नहीं है, लेकिन अगर इंटेलिजेंट प्राइम प्रेसिडेंट है तो सरकार को समय समय पर गाइड कर सकता है। और दूसरा मैंने बताया कि राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करने, काउंसिल की एडवाइस से बाउंड होना है, लेकिन रिव्यू करने के लिए भेज सकता है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए रिव्यू करने के बाद, क्या हुआ था अटल जी के टाइम में और आई के गुजराल के टाइम में। तीसरा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर्स हैं, उनको बजाय रिटन, बजाय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से बहुत सारी चीजें गवर्न होती है कन्वेंशन से, परंपराओं से। जैसे आप देखिए कि 42nd अमेंडमेंट के पहले क्या था, कुछ नहीं लिखा था। तभी प्रेसिडेंट को पावर थी, रिव्यू करने की पावर थी, एडवाइस से बाउंड होने की पावर थी। मगर 42nd में कर दिया गया, लिख दिया गया कि प्रेसिडेंट इज बाउंड। तो क्या 42nd में 1975 के पहले क्या राष्ट्रपति बाउंड नहीं था? था, क्योंकि कन्वेंशन ऐसा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कन्वेंशन यही है। और 44th में प्रेसिडेंट को पावर दी गई रिव्यू करने के लिए। तो क्या इसके पहले रिव्यू नहीं करता था? कर सकता था। मैंने पहले कहा 42nd तो 1978 में आया है, लेकिन 1954 में क्या हुआ था? 54 में आप देखिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में, क्योंकि नेहरू जी प्रो हिंदू मेंटालिटी के थे
और राजेंद्र प्रसाद जी, गांधी जी मुस्लिम्स को भी साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि कहते जब तक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं करेगी तब तक उनके लिए पर्सनल लॉ में चेंज नहीं करेगा। आज भी देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, ग्रीवांसेस आज तक बने हुए हैं और मुस्लिम सोसाइटी अपने लॉ में चेंज नहीं चाहती। कितनी मुश्किल से जो ट्रिपल तलाक पर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, आप देखें कितनी प्रॉब्लम आई बीजेपी गवर्नमेंट के सामने। लेकिन ये पॉलिटिकल मैटर सब होते हैं। और दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो, आर्टिकल 352 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है इमरजेंसी इंपोज करने की। तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट इंपोज करेगा, लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे थे फेडरलिज्म में, तो आपने आपको 250 बताया था, 353 बताया था, 354 बताया था। उसमें बताया था कैसे जो इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के बाद सारी पावर एक्सरसाइज करती पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट नहीं करता। तो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे फाइनेंशियल पावर हो, सब पावर चली जाती पार्लियामेंट के पास। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 352 में जो अगर इमरजेंसी इंपोज करेगी भी तो केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली 352 में उसे ही अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। प्रोविजन दिया गया 352 में, जब इमरजेंसी में आए तो आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनरली इंडिया में कन्फ्लिक्ट नहीं होता, मगर दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। जैसे 1901 में देखिए, जब 1989 में इलेक्शन हुआ तो किसी मेजॉरिटी को बहुमत नहीं मिला, और अल्टीमेटली जब प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट करने की बात आई तो बड़ा गड़बड़ झाला था। किसी को राजीव गांधी ने गवर्नमेंट बनाने से मना कर दिया। फिर बाद में क्लेम किया वीपी सिंह ने, फिर वीपी सिंह का सपोर्ट विड्रॉ कर लिया 1993 में बीजेपी ने, राम मंदिर कांड हो गया। इसके बाद फिर चंद्रशेखर को दिया गया, चंद्रशेखर भी नहीं चला पाए, और अल्टीमेटली नया इलेक्शन हुआ 1996 से लेकर के बाद नरसिंह राव गवर्नमेंट कांग्रेस के आए। तो यहां रेयर केसेस को छोड़कर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी जहां प्रेसिडेंट को डिसाइड करना था किसको पीएम बनाए किसको न बनाए। इसी तरीके से 1979 में जब चरण सिंह को अपॉइंट किया गया, जब जनता पार्टी टूट गई थी 1977 इलेक्शन के बाद, मुरारजी गवर्नमेंट, जब मुरारजी प्राइम मिनिस्टर बने थे, इसके बाद 78 में विभाजन हो गया तो वहां सरकार टूट गई थी। तो चरण सिंह को अपॉइंट कर दिया, वीडी जेट्टी साहब थे प्रेसिडेंट, अपॉइंट किया, वो सरकार 13 दिन भी नहीं चल पाई थी, तो उसे हटना पड़ा। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के सही किया यूज या गलत किया, लेकिन प्रेसिडेंट अपने विजडम का भरपूर यूज किया है। और इसी तरीके से आई के गुजराल के टाइम में देखिए, या ये जो देवगौड़ा साहब के टाइम में 1997-1978 में फ्रूट मेजॉरिटी थी, प्रेसिडेंट जो नैयर साहब थे कि नारायण साहब थे, उन्होंने अपॉइंट किया। तो राष्ट्रपति के पास प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने का डिस्क्रिप्शन विजडम केवल तभी आ पाता है जब पार्लियामेंट के में किसी पार्टी की मेजॉरिटी ना हो। मगर आप देखिए इसके बाद 1996 के बाद जनरली पार्लियामेंट में अगर 1996 की अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट गिर गई थी क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी। इसके बाद नरसिंह राव सरकार आई, तब से लेकर के आज तक 2014 तक कभी कोई क्राइसिस नहीं आई, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, क्योंकि 96 से 99, इसके बाद 2004 से 2009 तक पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। इसके बाद 2 टर्म बीजेपी अपना ले रही है, पार्लियामेंट में पूरी मेजॉरिटी है, और इसीलिए सारे बिल पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो प्रोविजन ऐसे बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट की पोजीशन ऐसी बनाई गई है, कंट्री में प्रेसिडेंट के एक्ट से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेबिलिटी ना आने पाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहे। और इसके लिए यही नहीं, प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट किया जाता है तो सारी पार्टी से कंसेंसस होता है। बहुत रेयर ओकेजन्स पे डिवीजन होता है, जैसे 1969 में वीवी गिरी को अपॉइंट कर दिया इंदिरा गांधी की ने, कांग्रेस में विभाजन हो गया, संजीवा रेड्डी खड़े थे। तो ये ऐसे एक रेयर ओकेजन छोड़ करके, जब टीएन सेशन के जगह उन्होंने अपॉइंट कर दिया ये जो के.एन. नारायणन को, तो इन ओकेजन छोड़ करके जो प्रेसिडेंट होता है वो कंसेंसस से होता है।
अब्दुल कलाम भी हो, चाहे प्रतिभा पाटिल जी हो, कोई भी हो, तो जब कंसेंसस क्यों होता है? क्योंकि सारे पार्लियामेंट के पार्टीज को ये गारंटी चाहिए कि राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो प्रॉब्लम न क्रिएट करे। आप देखिए टीएन शेषन भी खड़े थे, कॉम्पिटेंट आदमी थे, लेकिन टीएन शेषन को पार्लियामेंट ने इलेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि टीएन शेषन अगर आएंगे तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट से हो सकती है, पार्लियामेंट में हो सकती है। उनका विजडम ऐसा था, उनका करेक्टर ऐसा था। तो ये पहली चीज ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही काफी अलर्टनेस, काफी कॉशन, प्रिकॉशन और सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है कि ऐसा आदमी इलेक्ट होकर ना आए जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे इस सिस्टम में। दूसरा, इंपीचमेंट का प्रोविजन तो यह है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट विजडमफुल होगा तो आर्टिकल 61 का यूज नहीं होगा, और आप देखिए अभी तक नहीं हुआ है। और तीसरी, भारत को राष्ट्रपति इसलिए कहा गया है कि एक नॉमिनल हेड रहना पार्लियामेंट में जरूरी होता है, लेकिन राष्ट्रपति कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, एक चीज और है, आर्टिकल 77 भी समझ लीजिए। आर्टिकल 77 में क्या है? डिपार्टमेंट्स को रूल मेकिंग पावर है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम में ये नहीं लिखा गया प्रेसिडेंट रूल बनाएगा, ये रूल जो डिपार्टमेंट बनाएंगे। आर्टिकल 77 में 3 क्लासेस हैं, इसमें प्रेसिडेंट के नाम में रूल बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि प्रेसिडेंट के नाम में, अगर प्रेसिडेंट से पूछे बिना भी कोई डिपार्टमेंट रूल बना देता है और प्रेसिडेंट के नाम से रूल जा रहा है तो वैलिड है। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट का नाम यूज हो रहा है बिना प्रेसिडेंट से पूछे हुए भी। इसलिए प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो नॉमिनल पोजीशन है और कभी भी डिक्टेटर नहीं बन सकता, क्योंकि हर स्टेज पर प्रेसिडेंट पर चेक है। पहला चेक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस, दूसरा चेक है बिल पर सिग्नेचर। आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बिल पर साइन करने के लिए बाउंड है, उसे केवल रिकंसीडर करने के लिए भेज सकता है, मगर अगर रिकंसीडर करने के बाद बिल उसके पास आता है तो आर्टिकल 118 प्रोविजन में लिखा गया है कि उसे वो साइन करना पड़ेगा। और 2 बिल तो ऐसे हैं जिस पर प्रेसिडेंट को ये डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज नहीं सकता है। दूसरा है मनी बिल। इन दोनों पर दोनों बिल प्रेसिडेंट के लिए एब्सोल्युटली बाइंडिंग है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन को रिलेटिवली वीक बनाती है। चाहे आप आर्टिकल 77 देखिए, 74 देखिए, 75 देखिए, 53 देखिए, और इतने प्रोविजन हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट के जो व्यूज हैं, जो प्रोपोजिशंस हैं, वो भी सपोर्ट करता है कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो इट इज मोर नॉमिनल देन द रियल, इट इज मोर डेकोरेटिव देन द रियल, बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी on the pattern of Britain. So there are 2 types of heads. One is the head of the government and second is head of the government, and head of the government is since directly elected by the people. Therefore, he is supreme. He is superior in power than the President of India. Thank you.